हर एक जर्नी की शुरुआत जीरो से होती है और इस जर्नी में आगे कितने जीरो आएंगे ये आपके सपोर्ट पे है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉपुलेशन के उस क्लास को जानने की कोशिश करेंगे जिसका 1970s और 1980s के पहले कोई खास वैल्यू और रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी। जब आप 1970s और 1980s के स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन के रिपोर्ट्स को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इंडियन हिस्ट्री में इंडियन पॉलिटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल पीरियड रहा है। इसमें कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी और इसी बीच इंडियन पॉपुलेशन में एक ऐसे क्लास का राइज होता है जो कि ब्राह्मण्स, एससी, एसटी के बीच का एक इंटरमीडिएट रहता है। ये अपने लोकेलिटीज, अपने रीजन में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस रहता है। बिहार और यूपी में यादव्स, महाराष्ट्र में मराठास, तमिलनाडु में गोंडर्स, राजस्थान में गुज्जर्स, पंजाब हरियाणा में जट्स, ये सब एक ऐसे क्लास थे जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को चैलेंज कर सकती थी। जिस पार्टी के साथ इनका सपोर्ट जाता था वो पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी, तमिलनाडु में डीएमके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी और इनकी पॉपुलेशन 41% थी। तो एक वर्ड में हम इसे वोट बैंक कह सकते हैं। इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वह यह थी कि एक तो ये डोमिनेंट थे इंडियन पॉलिटिक्स में, वोट बैंक थे। ग्रीन रेवोल्यूशन से इनके पास इकोनॉमिक पावर आ गई थी, इनके पास सोशल पावर थी, लेकिन वोट बैंक रहने के बावजूद इनके पास पॉलिटिकल पावर क्यों नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पे एक डीप एनालिसिस करेंगे कि कैसे ये क्लास एक अदर बैकवर्ड क्लास बन के उभरा और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट 27% रिजर्वेशन को 2%, 6%, 9% और 10% में डिवाइड करने की क्या बात है। तो फाइनली 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार एक कमीशन बैठाती है जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा लीड किया जाता है। ये कमीशन सर्वे के अनुसार पे एक रिपोर्ट देती है कि भारत में अभी भी 3743 ऐसे कास्ट हैं जो कि बैकवर्ड हैं और इंडियन पॉपुलेशन का ये 50% कंटेन करते हैं। उनके रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट पे मात्र 12% ऐसे पोस्ट हैं जो कि इस क्लास द्वारा फिल्ड हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए मंडल कमीशन ये सलाह देती है कि आप इस क्लास को 27% रिजर्वेशन दे दीजिए, लेकिन उस समय मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है जिस कारण ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। फिर बाद में जो सरकार आती है वो इस रिपोर्ट को इग्नोर करते चली जाती है, लेकिन फिर 1990 में वीपी सिंह की सरकार इस चीज को इंप्लीमेंट कर देती है और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल जाता है। लेकिन क्या ये इंप्लीमेंटेशन सब कोई वेलकम कर लेगा, सब कोई एक्सेप्ट कर लेगा? ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। यही कारण था कि जैसे ही इंप्लीमेंट होता है उसके बाद देश में एक बड़ी लार्ज मास में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। उसी समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट राजीव गोस्वामी खुद को आग लगा लेता है। इस विषय में, राजीव गोस्वामी के विषय में मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से बात की है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखें। और उसी समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 में ये मेंशन कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वह किसी भी समय कोई कमीशन बैठा सकती है जो कि ओबीसी को मिले इस रिजर्वेशन को एग्जामिन कर सकता है, स्टडी कर सकता है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए अक्टूबर 2017 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एक कमीशन बैठाते हैं जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस जी रोहिणी द्वारा लीड किया जाता है। ये कमीशन रिपोर्ट देता है कि जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है उसका 97% फायदा एक लिमिटेड क्लास उठा रहा है। उन्होंने मेंशन किया था यादव का, राजस्थान के जट्स को, सैनी को, वोकालिंगा को और भी कुछ कास्ट को उन्होंने मेंशन किया था अपने रिपोर्ट में। इसी चीज से निपटने के लिए इस कमीशन ने सब कैटेगरी का सलाह दिया कि आप इस 27% रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज कर दीजिए। और अभी फिलहाल ये 27% रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज करने का मैकेनिज्म भारत के 11 राज्यों में इंप्लीमेंट है। लेकिन क्या इतने बड़े परसेंटेज में इतने बड़े क्लास को रिजर्वेशन दे देना 100% बेनिफिशियल और जुडिशियल हो सकता है? यही सी चीज को ध्यान में रखते हुए 1975 में कृष्णा अय्यर
ने यह कहा था कि ये 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के उन टॉप क्लास लोगों के लिए ही बेनिफिटेड रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका 97% बेनिफिट केवल कुछ क्लास ही ले रहे हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए 11 इंडिकेटर्स गवर्नमेंट लाती है जो कि कौन बैकवर्ड है कौन हाइयर है इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा। और इसी चीज से एक नए क्लास की शुरुआत होती है, क्रीमी लेयर। गवर्नमेंट इस क्लास में उन बच्चों को रखती है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीस पर एनम है, या फिर वे एक इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज जैसे हायर रैंक के पोस्ट के बेटे हैं तब। और गवर्नमेंट इस क्लास को ओबीसी रिजर्वेशन के कैटेगरी से बाहर रखती है। और खास बात ये याद रखना है हमें कि क्रीमी लेयर जो क्लास है वो केवल ओबीसी के लिए में इंप्लीमेंट होता है, ये एससी एसटी में इंप्लीमेंट नहीं होता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट जट रिजर्वेशन को खत्म कर देती है, ये कहते हुए कि जट्स आर नॉट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या ओबीसी रिजर्वेशन सिस्टम में चेंज जरूरी है? तो इसका आंसर है हाँ, चेंज जरूरी है और इसमें चेंज करने की कोशिश भी की जा रही है। हाल फिलहाल में ही रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने बात की है कि इस 27% रिजर्वेशन को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाए, जिसमें पहले कैटेगरी को 2% रिजर्वेशन दिया जाए, दूसरे कैटेगरी को 6% रिजर्वेशन दिया जाए, तीसरे कैटेगरी को 9% रिजर्वेशन दिया जाए और चौथी कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया जाए। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं कि भारत में ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पे ब्राह्मण्स को भी ओबीसी के लिस्ट में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कर्नाटका में दैवधनय ब्राह्मण्स को, तमिलनाडु में सौराष्ट्र ब्राह्मण्स को, केरला में महाराष्ट्र ब्राह्मण्स को, एमपी हरियाणा में जोशी ब्राह्मण्स, ये ऐसे कुछ ब्राह्मण्स हैं जिन्हें ओबीसी के कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा काम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब भी मैं ऐसे रियलिटी टॉक्स और रियलिटी कन्वर्सेशन करूं तो उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। वापस फिर होगी मुलाकात एक और इंपॉर्टेंट इश्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।